गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आज का टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का। लॉसेस समझ में आ गया। अब क्या है, इन पे बनने वाले सवाल, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके लेसन पढ़ाए गए हैं उनसे। अगर पहला क्वेश्चन करें तो पहला आपका स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। चलिए एलसीएम, इसका पूरा रूप यानी कि पूरा इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इनको कौन लिख देगा, कौन समझा देगा जिस प्रकार से आपको एलसीएम को समझाया गया था। कोई ऐसा बच्चा है जो समझा देगा? यानी कि यहां पर पहला क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म। चलो आयुष लिखो एलसीएम का फुल फॉर्म, कॉपी पे आप लोग लिखते जाइए। चलो आओ जल्दी फटाफट एलसीएम का फुल फॉर्म लिखिए आप। एलसीएम को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, पूर्ण रूप में क्या कहते हैं? चलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में लिखो, हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में लिखिए कि क्या कहा जाता है। लघुत्तम समापवर्तक होता है। गलत है, सही कौन बताएगा? चलो आओ, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है आप लोगों का। ये क्या होता है, ये देखो का है बेटा, वो घ है कि ध है? घ वैसे ही लिखते हो हैं? भैंस भाग रही है क्या तुम्हारी? ये देखिए ये भी वही लिख रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक। हाँ आ जाइए। ये बेचारे ना इतने बेचारे हो चुके हैं कि घर पे इनको पढ़ने का मन नहीं करता है। घर पे आप लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना? क्या होता है ये? लघुत्तम समापवर्त क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त, ना कि लघुत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? ल स अ, ल स अ, लसा प, लसा प, लसा प भी कहा जाता है, लसा अ भी कहा जाता है। लसा प यानी अपवर्तीय हो जाता है, लेकिन इसका शुद्ध क्या है? लसा अ। लसा अ का मतलब लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी हिंदी में कहे तो लघुत्तम क्षमा अपवर्त्य, लघुत्तम क्षमा अपवर्त्य। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से महत्तम समापवर्तक में भी देख लीजिए कि थोड़ा सा उसमें भी चल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक में तो महत्तम समापवर्तक को
HCF। HCF का फुल फॉर्म, वेरी गुड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? महत्तम। और कॉमन फैक्टर का मतलब समाअपवर्तक। समाअपवर्तक ये क्या है? समाअपवर्त नहीं है, क्या कहलाता है ये? समाअपवर्तक। तो समाअपवर्तक में यानी कि समा जो अपवर्तक है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है समा, दूसरा है अपवर्तक। क्या होता है? अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? अपवर्तक को किस किस नाम से जानते हैं? अपवर्तक को गुणक कहते हैं, गुणन खंड कहते हैं, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब अपवर्तक होता क्या है? हाँ चलिए, अपवर्तक को परिभाषित कौन कर देगा? चलो आओ लिखो, अपवर्तक का परिभाषा लिखो, बाकी सब कॉपी पे लिख के दिखाइए। अलादीन का चिराग ढूंढ रहे हो क्या? चलिए, क्या है? कोई अन्य संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे ही उस संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। यानी कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से क्या हो जाती है? कट जाती है, वही क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। जैसे हम पूछे कि 10 का अपवर्तक क्या क्या होगा? ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 5 से भी कटेगा, और 10 से कटेगा। तो इसके अपवर्तक क्या हो गए? 1, 2, 5 और 10। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं में अपवर्तक पूछे तो उसमें क्या पूछता है? समा अपवर्तक। क्या होता है? जब समा अपवर्तक पूछता है, जो सबसे बड़ा समा अपवर्तक होता है वही क्या कहलाता है? मासा। क्या कहलाता है? मासा। सबसे बड़ा समा अपवर्तक ही क्या कहलाता है? मासा। और अपवर्तक केवल पूछे तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन अपवर्तक है। जब समा अपवर्तक पूछे तो यानी कि कॉमन देखना है कि सब में मिलने वाली जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें पाई जाने वाली समस्त संख्याएं क्या होती है? समा अपवर्तक होती है। समझ में आया? अब बात करते हैं यहां पे इसके परिभाषा की। किसकी? महत्तम समापवर्तक की। बैठ जाइए, ये समझ में आया? परिभाषा याद हो जाएगा। अगला क्या है? कहे कि महत्तम समापवर्तक
किसे कहते हैं? डिफाइंड महत्तम समावर्तक यानी कि HCF। कौन लिखेगा? चलो प्रियांशु आओ। हाँ हाँ, आप लोग कॉपी पे लिखिए, देख तभी तो पता चलेगा कि आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए हैं। लिख लिए? ये लोग कॉपीराइट भी कर रहे हैं क्या उसी का? चलिए दूसरा परिभाषा इसका लिखिए। 2 परिभाषाएं लिखवाए गए थे, दूसरा परिभाषा लिखिए। हाँ 2 परिभाषा लिखवाया गया था ना, दूसरा परिभाषा लिखिए। तो लिखा है ये कि महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, यानी कि समान अपवर्तक इसके बाद होता है, अर्थात सबसे बड़ा समान अपवर्तक ही को ही महत्तम समवर्तक कहते हैं। चलो थोड़ा सा लैंग्वेज में और भी सुधार होना चाहिए, ठीक है। यहां पे सिंपल क्या जानना है कि समावर्तक होता क्या है, तो समावर्तक सबसे बड़ा अपवर्तक ही क्या कहलाता है, समा अपवर्तक कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ा अपवर्तक ही, जैसे महत्तम समावर्तक का दूसरा परिभाषा कौन लिखेगा, लिख दोगे? चलो आओ, बस यही बच्ची पढ़ती है और सब मोबाइल चलाते हैं, क्या सही बोले ना? क्या है? वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। पूर्णतया ऐसे ना लिखो, आह का मात्रा लगा दो, पूर्णतया हो जाएगा। चलो चलो लिखो तुम। देखिए कुछ त्रुटियां किया गया है। यहां पर क्या है? पूर्णतया। पूर्णतया में क्या करें, यहां पे ऐसे लिख दे तो पूर्णतया हो गया। और यहाँ पे अपवर्तक पहले से ही लिखा हुआ है, तो अपवर्तक में पवा हो गया अपवर्तक। यहाँ पे त जो है ना, ये मिस्टेक गलती है, त नहीं रहता है, आधा त उसको पढ़ा जाता है, तो इसमें भी नहीं रहेगा, ठीक है।
वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि कोई संख्या का मौसा निकालना हो, किसी संख्या का क्या करना हो, मौसा निकालना हो, बैठ जाइए, तो कैसे निकाला जाएगा? जैसे कहा जाए 50, 125 और 250 का मौसा क्या होगा? 50, 125 और 250 का मौसा क्या होगा बेटा? ये बताओ फटाक से। मौसा क्या होगा? 25। दी गई संख्या है जो पूरी पूरी क्या हो, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई समस्त संख्याओं को क्या कर दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे। अब इन सब में कॉमन क्या पाया जाएगा जो इनको डिवाइड कर देगा। अब इसको करने के लिए कितनी विधियां उपयोग की जाती है? 3 विधि उपयोग की जाती है। पहली विधि क्या कही जाती है? अपवर्तक विधि। क्या कही जाती है? अपवर्तक विधि। दूसरी क्या कही जाती है? भाग विधि। दूसरी क्या होती है? भाग विधि। और तीसरी क्या होती है? अभाज्य गुणन खंड विधि। अभाज्य गुणन खंड विधि यानी कि इंग्लिश में जाने तो इसे फैक्टर मेथड, और ये डिवीजन मेथड, और ये प्राइम फैक्टर मेथड। अब यहां पे अगर तीनों विधि से इसको निकाल के देखें कि क्या आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट विधि में 50, 125 और 250 का अगर हम निकालते हैं तो क्या हार्ड होगा या आसान होगा? हाँ, किससे इजी निकलेगा? क्योंकि हार्ड पेपर यानी कि पेपर में हमें क्या देना है, कम समय में आंसर देना है, लेकिन जानना क्या है, तीनों विधि जानते हैं। तो पहले हम रखते हैं 50 को, फिर 125 को, फिर 250 को। ठीक है, अब इसमें क्या करें? 50 किससे किससे कटेगा? 50 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, और किसी से 50 कटेगा? 25 से कटेगा और 50 से कटेगा। कटेगा ना? इसी तरह 125 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 9 यानी 4 से नहीं कटेगा, क्या कटेगा? 5 से कटेगा। अब किससे कटेगा? 25 से कटेगा। और इसके बाद बताइए 25 किससे कटेगा? 5 5 25, 25 5 125, यानी कि आप डायरेक्टली किससे कटेगा? 125 से कटेगा। बीच में और किसी से कटेगा तो बताइए, कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहां पर देखिए, ये 250 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से कटेगा। और 10 के बाद 11 12 13 14 15 से कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद किससे कटेगा? 25 से कटेगा। 25 के बाद किससे कटेगा? 125 से कटेगा। 25 के बाद किससे कटेगा? 125। 125 दूना 250 और इसके बाद 250। इसमें कॉमन क्या है? सबसे बड़ा कॉमन क्या है? ये भी कॉमन ही है, 5 भी कॉमन ही है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन क्या है?
हाँ अच्छा 50 से भी कटेगा, 25 और यहाँ पे ले लीजिए 50 से भी कटेगा, ठीक है 50 से भी कट जाएगा। अब इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है 25, तो एचसीएफ क्या हो गया 25, किस विधि से अपवर्तक विधि से। लेकिन ये अपवर्तक विधि कहाँ उपयोग की जाती है छोटे छोटे सवालों में, बड़े सवालों में क्या हो जाता है भाग विधि आप उपयोग करें, अभाज्य गुणनखंड विधि उपयोग करें और फटाक से आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें टेबल की जरूरत होती है, देखने की जरूरत होती है, हमें कम समय चाहिए। अब इसका क्या करें, दूसरा मेथड क्या है भाग विधि। अब भाग विधि में क्या करें, छोटे से ले लें, 50 में किससे लगा दें 125 से, कितने बार में जाएगा हाँ 100 आ गया, कितना बटा 25, कितना कटा 2 बार में, ये भी कट गया 50, अब क्या बचा 25, 25 में क्या आ गया 250, एक बार में 25, यानी कि 0 बढ़ा देंगे, 10 बार में कितना हो गया 25, कितना आ गया 25। सबसे ज्यादा सबसे शॉर्ट आंसर किसमें आया, सबसे शॉर्ट आंसर किसमें आया भाग विधि में। अब क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि भी देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे 50 का निकालेंगे, 125 का निकालेंगे और 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए शुरुआत में आप कैसे निकालेंगे, शुरुआत में आप डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो हम एक एक को करके क्या करते हैं अभाज्य निकाल लेते हैं। 50 को ले लेते हैं तो 2 कितना हो गया 25 और इसके बाद 5 और 5, 5 दूना 10 और 10 पचे 50। अगर कुछ लोग डायरेक्टली जब करते करते अभ्यास हो जाता है तो यह पे क्या कर देते हैं डायरेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, चलो इतना तो समझ में आ गया कि 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 4 6 8 है ही नहीं। अब यहाँ पे 5 से करते हैं तो कितना आ गया 25 और 5 से 5 और 5 से 5, 5 पचे 25 और 25 पचे 125, 50 5 गुणे 5। इसके बाद 250 को लेते हैं, 250 आया तो 125 5 कितना हुआ 5 गुणे 5। अब इसमें क्या हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब सब में क्या कॉमन मिल रहा है 5, एक 5 यहां मिला, एक 5 यहां मिला, 2 5 मिला, लेकिन तीसरा 5 नहीं मिला। तो 5 गुणे 5 कितना हो गया 5 गुणे 5 बराबर 25। अगर हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सवाल इस फॉर्म में भी आते हैं। अब इस फॉर्म में लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 2 और ये 5 गुणे 3 और ये 2 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 3। अब बेटा देखो कहा तो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आया क्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधा उल्टा काम किया, इसमें मिला क्या सबसे ले ला, सबसे छोटे को लिया गया कि सबसे बड़े को लिया गया, सबसे छोटे को लिया गया ना। अगर सबसे बड़े को लेते तो 125 आता ना, 125 क्या हमारा एचसीएफ होता, लेकिन सबका यानी कि ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया। अब इसमें कहा जाए अगर इस तरीके से सवाल को दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि बताओ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। सवाल को इस पैटर्न पे भी दिया जा सकता है कि इस अभाज्य गुणनखंड पे रख दे और पूछे कि एचसीएफ क्या होगा, या इस पैटर्न पे दे दे और पूछे कि एचसीएफ क्या होगा। जैसे कि सवाल को एक लेते हैं और देखते हैं कि बताएंगे कि आप एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तैयार हैं हाँ, चलिए आप सवाल पे आते हैं डायरेक्टली और सवाल को करने का पहला प्रयास करते हैं। जैसे ए का स्क्वायर 3 5 2 गुणे 7 गुणे 11 का 2, बी का 2 का 4
और 5 का 3 और 6 का नहीं रखते हैं, 6 तो अभाज्य नहीं है, और 13 का इसमें रखते हैं सी का, 2 का 2, 3 का 3, 5 का नहीं रखते हैं इसमें, और इसमें रखते हैं 13 का 2। अब बताओ इसमें HCF क्या होगा? फाइंड द HCF ऑफ ABC। फाइंड द HCF इक्वल टू ABC का, ऑफ ABC। ABC का HCF ज्ञात कीजिए। कौन बता देगा? पीछे वाले सवाल में हमने देखा क्या पाया था कि हमें कॉमन ढूंढना है और जो सब में पाया जाए लेकिन क्या हो, छोटा हो। क्या हो? छोटा हो। वही HCF होता है ना। बड़ा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अगर इसका LCM पूछा जाए तो इसका LCM क्या होगा? यहां पे HCF हो जाएगा आपका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है। हम कहें A का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, नहीं 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। B का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और C का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब बताओ इसमें HCF क्या होगा? इसमें HCF क्या होगा? बीस होगा ना। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम क्या है? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है? 1 ना 5, तो कितना हो गया इससे? 20। ये समझ में आया? हाँ। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, लेकिन ये आपके लेवल से बहुत ही कम आते हैं। आपके लेवल में देगा तो छोटा छोटा देगा, ठीक है, लेकिन इस पैटर्न पे भी सवाल आते हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग की बारी किसकी है? सवालों की है। अब चलेंगे सवाल के घेरे में, ठीक है। यानी कि अगला जो क्लास लेंगे उसमें आप आगे के एक एक सवालों को देखा जाएगा, अलग अलग टाइप के सवाल देखा जाएगा और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रेडी है? हाँ, तो चलिए रेडी हैं। तो एक सवाल आप ये करके दिखा दीजिए। पाँच बटा 2 तथा 4 बटा 5 का मौसम कौन कर देगा? क्या कहते हैं इसे? भीनों का मासा। भीनों का मासा और लासा पढ़े हैं ना, सवाल तो आया होगा। क्योंकि भीनों का लासा और मासा क्या है?
बेसिकली चीजें हैं, ये आपके लेवल की हैं। तो अगले कल से हम लोग इसी तरह के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे।